नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। आज का दिन बड़ा ही खास था। खास इसलिए कि देश में आज बजट पेश किया गया। संसद में आज बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से यूनियन बजट 2022 पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जी ने अपने 90 मिनट स्पीच में बजट के बारे में बहुत कुछ कहा। और इस बार के जो अगर हम देखें बहुत ही अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट और की पॉइंट अगर देखा जाए तो इस बार का बजट पेपरलेस रहा है। मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव दिया गया है। टैब पे आपने देखा होगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच दे रही थी तो उनके जो टेबल था उस पे कोई पेपर नहीं था, टैब रखा हुआ था। टैब पे वो देख रही थी स्पीच और अपना भाषण दे रही थी। तो पेपरलेस बजट इस बार का रहा है। ये बहुत ही ज्यादा और बहुत ही की पॉइंट रहा है। और इसी चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ हमारे बीच दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम अपने सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों का हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे बीच संतोष जी मौजूद है। संतोष सर जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद मैम, इतना अच्छा मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। और हमारे साथ मृत्युंजय पांडे जी भी जुड़े हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो हम चर्चा शुरू करें। सबसे पहले मैं संतोष जी सर आपसे शुरू करना चाहती हूँ। सर आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस बजट को लॉन्ग टर्म के लिए कैसा देख सकते हैं, कैसा देख पा रहे हैं? आपके हिसाब से ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा आपके इस चैनल पे। जैसा कि मैडम ने आपको बताया, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और मैं इस बजट को बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच से देखा, एनालाइज किया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो हमारा बजट है ये 4 एरिया पे फोकस करता है। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसका फाइनेंसिंग। और अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, कुछ लोग जरूर बोल सकते हैं कि टैक्स में हमें छूट नहीं मिली, तो वो तो डिमांड हर समय कहीं ना कहीं सबका रहेगा, बट गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस है। तो किसान की बात कर लें, एमएसएमई स्टार्टअप की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे आप डिजिटल करेंसी की बात कर लें। यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन भी है जो मैं आगे आपको क्लियर भी हमारे मृत्युंजय सर करेंगे और मैं भी उसमें कुछ पॉइंट ऐड करूंगा। सो ओवरऑल एक इंक्लूसिव ग्रोथ है और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को एज एन गवर्नमेंट, नॉट एज अ पार्टी, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बिना कोई लाग लपेट का, चाहते तो बहुत कुछ फ्री हो सकता है ना, बिकॉज अभी तो हमारी जो सोसाइटी है थोड़ा सा अलग मोड में चलती है कि हमें ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। ये सेंटेंस में भी हर्ट करेगा, बट आई एम शेयरिंग ऑन अ वेरी लाइटर नोट। ये गवर्नमेंट ने चुनाव होते हुए भी बहुत अच्छा एक्शन पार्टी के लेवल से ऊपर उठ के लिया है और लॉन्ग टर्म को देखते हुए प्लान किया है। शायद मृत्युंजय जी भी हमसे सहमत होंगे। सो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू ये है रहा आज के लिए बजट का। जी। तो आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा इस बजट आप देख सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा, राइट। जी। मृत्युंजय जी आपसे मैं एक ओपिनियन लेना चाहूंगी। आप थीम कैसा देख रहे हैं इस बजट का? बजट 2022 का थीम क्या आपको दिख रहा है? जी, जैसा मैं इस बजट का थीम को देख सकता हूँ, जैसे ऑन अ लार्जर जो इसको थीम हम बता सकते हैं, वो डिजिटल इंफ्रा के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। देखिएगा आप इसमें, क्योंकि आपने एक ध्यान दिया होगा, जो मिसेस एफएम थी, उन्होंने आज बजट को टैब पे पढ़ा था। जी बिल्कुल, पेपरलेस बजट रहा था इस बार। जी हाँ, पूरा पेपरलेस बजट था। यानी आप एक चीज ध्यान दिया होगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ इन्होंने ये करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, जो लॉन्ग टर्म, जैसा हमारे सर ने कहा था कि लॉन्ग टर्म फायदे के लिए सबसे मतलब एक बढ़िया बजट है। और सबसे बड़ा चीज इसमें मैंने एक चीज ध्यान दिया है, इस बजट में आपने देखा होगा काफी चीजें जो थी वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस थी। आत्मनिर्भर भारत को भी थोड़ा ध्यान रखा गया है। जब आपने एक उनका एक और आपने देखा होगा जहां पे उन्होंने कहा है तकरीबन 60 लाख नौकरियां मेक इन इंडिया जॉब्स देने की कोशिश करेंगे वो। तो आपने अपना यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का भी उन्होंने एक जिक्र कर दिया। और जैसा कि सर ने कहा, इलेक्शन होते हुए भी अगर ऐसा बजट कोई पेश कर सकता है तो ये एक ऐतिहासिक बजट भी हम कह सकते हैं।
तो इस बजट पे एक और चीज मैंने एक ध्यान दिया जिसको मैं कह सकता हूँ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। इस चीजों को इन 3 चीजों पे इस बजट को मेन बेस रखा गया है। वो जो बेस को जो बिल्ड किया जाता है इस बजट के ऊपर, आपने देखा होगा फ्यूचरिस्टिक बजट मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। जैसा आपने पूछा था विजन के ऊपर, क्या मतलब इस थीम क्या रहेगा, तो ऑन ब्रॉडर साइड जैसे मैंने आपको बताया, थीम डिजिटल इंफ्रा ही एक सबसे बड़ा मुझे थीम यहाँ पे लगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो 5G स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन 5G स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन इन्होंने 2023 के पहले कराने का निर्णय लिया है। और आप एक और चीज ध्यान दिए होंगे, गांव में ऑप्टिक फाइबर तक पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा 2025 तक। जी, जैसा गांव कि तक फिर सर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ऑप्टिक फाइबर के ब्रॉडबैंड पहुंचाने की कोशिश किए जा रहे हैं। फिर वही लॉन्ग टर्म, मैंने जैसे कहा था, लॉन्ग टर्म फायदे का ये बजट रहेगा और आपके 3 चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, जो कि आगे के फ्यूचर के इंडिया का नींव रखने का एक काफी अच्छा कोशिश करेगा। जी, जी। तो मृत्युंजय जी, आपने बहुत ही आसान तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया इस थीम के बारे में कि, और तो जैसे संतोष जी ने कहा कि पार्टी लेवल से ऊपर उठ के इस बजट को पेश किया गया। अभी हम 5 राज्यों में चुनाव है वो देख पा रहे हैं, और इसको साइड में रख करके सरकार ने जिस तरह से बजट पेश किया इसमें संतोष जी, आप मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बजट कैसा है? क्योंकि टैक्स पे तो हर एक मिडिल क्लास अगर बजट देखता है तो सबसे पहले टैक्स देखता है कि हमें टैक्स से रिलेटेड कितना राहत मिला, हमें टैक्स से कितना छूट मिल रहा है। तो इस बार टैक्स पे तो कोई बात ही नहीं हुआ कि टैक्स पे कोई छूट ही नहीं है। तो आप मिडिल क्लास के लिए कितने फायदेमंद है और कैसे आप देख रहे हैं मिडिल क्लास के लिए ये बजट कैसा है? यस मैम, एक्चुअली ये एक बर्निंग क्वेश्चन है और ये भी हर लोग इस पे मीम्स भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही है, बट एक चीज हमें समझना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, मैं क्लियर कट इस चीज को बोलूंगा। और हमारे देश की है वो 25 से 50 हजार कमाने वालों के रेंज में है। बहुत लोग हैं जिनका इनकम जो है 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, और फिर 6 लाख से 10 लाख में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मैं इसके डेटा पे नहीं जा रहा हूं। तो हम लोगों का कहीं ना कहीं पे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि गवर्नमेंट जब आ रही है ना तो कुछ ना कुछ तो हमारी जरूर लेके आएगी। जी, जब हमारे पेरेंट्स भी मार्केट से आते हैं तो हम टॉफी का एक्सपेक्टेशन करते हैं, बिल्कुल। तो जिनकी नाराजगी है वो भी जायज है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने कोरोना के समय में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है। अभी जब हम अगले सेक्शन पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा फार्मर्स के लिए बहुत कुछ रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, डिफेंस में काम हो रही है, रेलवे में काम हो रही है। तो मैं उन लोगों को गलत नहीं कह सकता जो एक्सपेक्ट लगा के रखे हैं, बट एक सच है कि गवर्नमेंट के भी हाथ बने हुए हैं। वहां पे अब एक लिमिट होगा। आज के मुझे याद है 2.5 लाख रुपए पे भी इनकम टैक्स लगता था। आज जिनका इनकम 5 लाख तक है उनका डिडक्शंस जो कुछ सब कुछ लगा करके अगर आप बोलते हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स नहीं देना होता है, वो कहीं ना कहीं रिबेट मिल जाता है पूरा का पूरा। अगर मैं गलत हूं तो मृत्युंजय जी भी करेक्ट करेंगे। लेकिन आज जो समय का डिमांड है, जहां पे आपके साथ चाइना, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, कनाडा, और जहां पे आपके साथ डिफेंस का कंपटीशन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपटीशन हो, इंपोर्ट का, आप इस बजट में भी देख लीजिए कि इंपोर्ट का जो ग्रोथ रेट है वो 25.9%। तो समझने वाली बात ये है, और ये भी एक डेटा है कि गवर्नमेंट अगर 1 रुपए कमाती है तो समथिंग मोर देन 50% के आसपास जो है वो इनकम टैक्स से आता है। तो यहाँ पे डिमांड भी सही है, गवर्नमेंट भी सही है। वी हैव टू कीप द पेशेंस। अभी हम लोग का एक फ्यूचर का जो कहते हैं ना ओवर ब्रिज तैयार हो रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा, जब रेलवे लाइन पे ओवर ब्रिज बनता है तो रेलवे ब्लॉकेज होते हैं 8 घंटे के लिए, बट जब एक बार ब्रिज बन जाता है ना तो वो लाइन स्मूथ हो जाता है। तो आई एक्सपेक्ट ये चीज हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन एक वो मिडिल क्लास जो कि रोज की जिसकी आमदनी
500, अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी रोज की आमदनी 500-600 है, वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बजट से, तो वो तो ये चीज को नहीं समझेंगे। यस मैम, यू आर वेरी राइट। बट जो लोग स्वाति जी 500-600 कमाने वाले लोग हैं, पहली बात उनके लिए तो इनकम, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये खौवा खड़ा किया गया है, उनके लिए इनकम टैक्स है ही नहीं। वो अगर फाइल करेंगे भी तो जीरो रिटर्न है। इनकम टैक्स तो उनके लिए एप्लीकेबल है, अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स भरें, उसके नीचे है तो भी इनकम टैक्स भरें, अगर आपका कहीं टीडीएस कटा होगा तो आपको मिल जाएगा। इस साल मेरा टीडीएस मुझे मिला, जबकि मैं अगस्त का डेडलाइन दिसंबर में भरा, इतना दिन में भी बचा के रखा था। तो लोग फायदा तो लेते हैं। तो जो मिडिल क्लास, जो 15,000, 20,000, 25,000 वाले लोग हैं, उनके लिए तो इनकम टैक्स है नहीं, वो भरेंगे भी तो रिबेट है। अब बात रह गई मिडिल क्लास की चीजें हैं, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है। मैं इसको ये जस्टिफाई भी नहीं करता कि गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, डिमांड गलत है, बट मैं ये कन्विंस करने का कोशिश कर रहा हूं कि बेटे का डिमांड बहुत कुछ होता है, पिताजी हर समय फुलफिल नहीं कर पाते, उसको एक करवा घूंट समझ के पी लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि कड़वा घूंट समझ के हमें पी लेना चाहिए। अगर हमें अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा सही करना है तो प्रेजेंट में तो थोड़ा बहुत पेन होगा जिसे हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी, तो इस साल क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ, क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज्यादा गौर में रही, क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज्यादा बात होता रहा। इस बार में भी इस बजट में भी हम देखें कि ज्यादातर फोकस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के किया गया कि इस पे 30% जो है आपको टैक्स देनी पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी हम सोच रहे थे, ऐसी अफवाह भी हो रही थी कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगा, लेकिन बैन नहीं हुआ, इस पे 30% टैक्स लगेगा। तो क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, ये अगर थोड़ा बहुत आप हमारे दर्शकों को बड़े सरल शब्दों में समझा सके जल्दी ही कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये टैक्स को हम कैसे समझे कि 30% का टैक्स का मामला आखिर क्या है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात कर लें तो जैसे हमारे नॉर्मल हम रुपए के इस्तेमाल करते हैं जी, वैसे ही एक करेंसी ही है, बट वो हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते, वो विजिबल नहीं होती है। वो एक एसेट के रूप में एक वॉलेट में हमारे मतलब सर्वर में स्टोर रहते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जैसा कि अभी मिसेज एफएम में जैसे हमें अभी जैसा कि हमने देखा था अभी इनके स्पीच में, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद लॉन्च करेगी, जबकि जैसा कि आपने कहा क्रिप्टो करेंसी को लीगल उन्होंने एज अ करेंसी नहीं किया है, उन्होंने एज अ डिजिटल एसेट बताया है। उन्होंने करेंसी नहीं कहीं कहा है कि मतलब इंडिया में उसे लीगल किया गया है बट एज अ डिजिटल एसेट्स, नॉट एज अ डिजिटल करेंसी, ठीक है। और आरबीआई देखिए बात ये है कि इंडिया को लॉन्च करना पड़ रहा है अपने करेंसी का, इसका रीजन ये है ना, क्योंकि देखिएगा जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन में आपका एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है कोई। बिटकॉइन हमारा एक मतलब पूरा सिक्योर है। अगर मैं आपको कल बिटकॉइन, अगर मैं आपको 2 बिटकॉइन मैं आपको गिफ्ट करना चाहूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ मुझे और आपको पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, जैसा अगर मैं आज बैंक में अगर पैसे मैं विड्रॉ करता हूँ, इसका रिकॉर्ड हमारे गवर्नमेंट के पास रहता है। आज आप यूपीआई करती हैं, उसका भी ट्रैक गवर्नमेंट करती है कि कहीं आप टैक्स अपना छुपाते तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं तो कई बार हुआ है कि गिफ्ट अपने पैसों को बचाने के लिए लोगों गिफ्ट के रूप में क्रिप्टो दे देते थे दूसरे को। वहां पे उसी को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये 30% टैक्स का भी एप्लीकेबल किया गया है। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, एक पॉइंट आपने देखा होगा, अगर क्रिप्टो किसी को गिफ्ट करती हैं, जो रेसिपेंट होता है, अगर मैं आपको गिफ्ट करता हूं तो आप टैक्स पे करेंगी, ना कि मैं। आने वाली थी जी। जी, उसपे मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ, उसमें वहां पे अब आप लायबल हो जाएंगी टैक्स पे करने के लिए जी। यानी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यानी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि सर कह रहे हैं, तो क्रिप्टो जिसने आपको गिफ्ट किया वो नहीं टैक्स देगा, वो लायबल नहीं होगा टैक्स देने के लिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी, मैंने सही कहा ना?
हाँ जी, लेकिन इस बात पे भी पुख्ता कुछ हमारे मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी आया नहीं है। देखिएगा अभी तक फाइन स्क्रिप्ट निकली नहीं है। वहीं 38 पन्ने की एक जो हमारे पास जो निकली हुई थी, उसी से हम लोग उसी पे हम फोरकास्ट किए जा रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी कोई अभी फाइन स्क्रिप्ट। जी, सर कुछ बोलना चाह रहे थे। संजय जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जी, बोलिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। इसको डिजिटल वेल्थ के रूप में, एसेट के रूप में लीगल बोला गया है कि आपका जी, ये एसेट है, बट आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है तो गवर्नमेंट उसकी, आरबीआई उसकी गारंटी देती है कि हम आपको 100 रुपए का सामान देंगे ही देंगे, आपको उसका वैल्यू 100 रुपया है। बट आज के डेट में कोई भी आपको इंडियन एजेंसी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में आपके करेंसी का कोई वैलिडिटी नहीं है, पहला चीज। यही दूसरा चीज। चीज, अगर फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो उन्होंने बोला किसी भी करेंसी को लीगलाइज करने के लिए लॉन्च करने का आरबीआई का अपना मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। हमारा जो डिजिटल करेंसी आएगा ब्लॉकचेन पावर्ड ही होगा और उसका एक अपना प्रोसेस है। बट सिंस आप हमारी पब्लिक, आप इन्वेस्ट किए हुए हो, आप अर्निंग कर रहे हो, तो मैं वेट नहीं करूंगी, मैं टैक्स तो लूंगी। जी, वो जी, बिल्कुल। आरबीआई का हेडेक है कि आरबीआई इसको कब लीगल करती है। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, जी, आप कंटिन्यू करें, ये 2 पॉइंट मुझे ऐड करना था यहाँ पे। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं सर। तो मैं देखिए ये बात मैं भी यही कहने चाह रहा था, जो सर ने कह दिया एट द एंड ऑफ उसमें। तो कि देखिए ये बात, देखिए इसमें सिर्फ करेंसीज को ही ऐड नहीं किया गया। देखिए आजकल कुछ और भी एक चलन पे निकला हुआ है, आपने देखा होगा एनएफटी। एनएफटी, एनएफटीज भी आज चलन में है। कई लोग खरीद रहे हैं, कई लोग बेच रहे हैं, वो भी आज डिजिटल वेल्थ में अप्लाई होता है। तो यस, देखिए इस पे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन ही आता है हमारे इसके अंदर। जब तक फाइन स्क्रिप्ट नहीं आ जाता हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते इसके ऊपर। सिर्फ इन्होंने करेक्ट। थोड़ा ऊपर ऊपर जो एक ब्लॉक पॉइंट था उन्होंने बताया, जो जिसको देख के हमने ये अंदाजा लगा के हम ये बता सकते हैं आपको। जी, बस यही है इस क्रिप्टो के ऊपर। और क्या हाँ, एक और चीज था क्रिप्टो के ऊपर, आपने ध्यान दिया होगा। क्रिप्टो का आप लेन-देन अगर करते हैं ना, तो आपको 1% टीडीएस भी आपका कटेगा। अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्रिप्टो के ऊपर आपका 1% टीडीएस भी कट रहा है। मतलब एक तरीके से एक अच्छा खबर भी है कि आपको लीगल टेंडर मिल रहा है। लेकिन एक तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए चिंता का विषय है भी कि 30% आपको टैक्स भी लगेगा। जी सर। वन मोर पॉइंट इज है, इसमें एक चीज और है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या डिजिटल वेल्थ में आप कुछ लॉस करते हैं तो किसी और इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, उस पे भी आपको टैक्स पूरा देना पड़ेगा सर। देना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। जी तो मृत्युंजय जी, जैसे कि हम, अच्छा सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे हम्म, कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को चूज कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस करें, संभल के करें। ऐसा ना मान लें कि गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया है। ये मेरा आपके दर्शकों के लिए बहुत ही एक लाइन का मैसेज है, वट एवर यू विल डू, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं, लॉस होता है, तो आप उसको दूसरे हेडिंग में, पर्सनल इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं प्रोविजन से अगले साल सेट ऑफ कर सकते हैं, बट यहाँ के लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ दिस। तो जैसा सर लोगों ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी अगर आप यूज करते हैं तो उसका जो भी लॉस होगा या जो भी कुछ होगा वो आपके मत्थे है, वो आपके सर पे है। तो कैसे आपको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, बड़े ही ध्यान से आपको यूज करना है। तो अब संतोष जी, आपने पहले स्पीच में जैसे कहा था कि हम किसान के ऊपर भी आएंगे, तो अब हम किसानों पे बात करेंगे कि किसानों के लिए, क्योंकि इस साल किसानों पे भी बड़ा ही 2 साल से हम देख रहे हैं किसानों पे बड़ा चर्चा चल रहा है सरकार देश में। तो किसानों के लिए ये बजट कितने फायदेमंद रहा था, किसानों के लिए क्या कुछ सही है और क्या कुछ हुआ आज किसानों को लेकर के? यस, देखिए, किसान पे कुछ भी बोलने से पहले मैं बता दूं कि मैं खुद एक किसान फैमिली से आता हूं और मैंने वो बहुत क्लोजली देखा है कि किस तरीके से किसान की क्या हालत है। और मैंने आज तक की उम्र में कभी ये नहीं सुना इसके अलावा लोन माफ कर दे, लोन माफ कर दे, लोन माफ कर दे।
आज के बजट में जो मुझे सुनने को मिला है वो कुछ नया है। नया क्या है? नया ये है कि किसान को प्रोत्साहित किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा कि आप ड्रोन को यूज करें लैंड का रिकॉर्डिंग के लिए और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए। ये दो फायदेमंद देगा। एज ए बिजनेस कंसल्टेंट मैं ये बोलूंगा कि जो स्टार्टअप ड्रोन के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए अब समय आ चुका है। दूसरा चीज, किसान के जो ये हाथ में लेकर स्प्रे करते हैं, समय देते हैं, वो प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है। और गंगा नदी के किनारे हम लोग गंगा के लिए बहुत सारे मिशन करोड़ों अरबों रुपए जा चुके हैं उस पे। वहां पे केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। इसके अलावा कुछ देखिए, ये मैं इसको किसान से ही लिंक करूंगा, ये और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। रिवर का इंटरलिंकिंग का काम को भी अभी इनकरेज किया जा रहा है। केन बातवा लिंक, जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 44,605 करोड़ है, 9 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड को वो इरिगेट करेगी, उसको स्पीडअप किया जाएगा। और ₹2.37 लाख करोड़ वर्थ ऑफ एमएसपी पेमेंट 163 लाख फार्मर्स को दिए जाएंगे अगेंस्ट परचेजिंग ऑफ द थिंग्स। मैं बहुत अधिक स्टैटिस्टिकल डेटा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज को लेकर मैं समझ पा रहा हूं आज के डेट में, गवर्नमेंट का वन स्कीम जो कि फार्मर्स के अकाउंट में हर क्वार्टर कुछ पैसे आते हैं। दूसरा चीज, ये ड्रोन लिंकिंग ऑफ द रिवर, क्योंकि उनसे उनकी बाढ़ और सूखेपन की समस्या सोल्व होगी। और ये एमएसपी पेमेंट, आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये गेम चेंजिंग होने वाला है, बिजनेस के लिए भी और हमारे किसान भाइयों के लिए। जी जी जी। अब किसानों को लेकर के भी डिजिटलाइजेशन की बात हुई कि अब वो डिजिटलाइज वे में भी अपनी चीजें जो है कर पाएंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? जी मैम, एक बार दोबारा रिपीट करेंगी? जी, हमारी एफएस मैंने वित्त मंत्री ने जैसे अपने भाषण में कहा कि किसानों को लेकर के भी डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी कि डिजिटल वे में अपनी चीजें काम कर पाएंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये तो मृत्युंजय जी हमारे साथ हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, इनको भी मालूम होगा इन चीजों पे। डिजिटलाइजेशन का तो किसान ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं जी। इसमें जो एक पॉइंट ये है ना कि अब क्या है कि हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, आज मैं यहाँ पे आपसे स्काइप के थ्रू बात कर रहा हूं, लेकिन कितने किसान हैं जो स्काइप के थ्रू मीटिंग करके कोऑपरेटिव बना सकते हैं? कितने किसान, जैसे आज हमारा विकास वैभव सर का ये लेट्स इंस्पायर बिहार चल रहा है। अगर डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाए तो ग्रास रूट के लोग भी आकर के अपने किसान पे ही लेट्स इंस्पायर बिहार में काम करेंगे। ऐसे मृत्युंजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जैसा कि आपने कहा, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए 2025 तक विलेज में भी ब्रॉडबैंड की कनेक्शन के लिए इसको देखा जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है। मतलब इन्हीं सब चीजों पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है कि वो भी इंटरनेट के साथ गांव के किसान भी जुड़े। देखिए, एक चीज है, पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। और मेरा जहां तक मानना है, गवर्नमेंट जो भी रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, अगर हमने एक थीम बना लिया है कि डिजिटलाइजेशन को अपनाना है, तो हमें लॉन्ग टर्म तक काम करना होगा, बीच में रोकना नहीं है इसको। बैंकिंग, इसके आगे आप देखिएगा, मृत्युंजय जी बहुत अच्छा कवर अप करेंगे, बैंकिंग के कुछ डाकघर के कुछ डिजिटलाइजेशन पे भी बातचीत हुई है। तो मेरे कहने का मतलब, किसान को एम्पावर किया जा रहा है, बट ये अधूरा है जब तक कि शिक्षा को ना और ज्यादा प्रमोट किया जाए। जी, डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात हुई, डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात हुई है, राइट। तो कहने का मतलब, सब कुछ के साथ साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन पे बात को, जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल का सब्जेक्ट है, शायद ये कॉमन लिस्ट में है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। स्वाति जी। जी, अब जब डिजिटलाइजेशन की बात हो ही रही है, तो और हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से सर भी मौजूद है, तो सर बैंक वालों को
आप क्या देख रहे हैं कि इस बजट में बैंक वालों को क्या फायदा हुआ? बैंकिंग को डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा जोर करने की बात हुई, डाकघरों को डिजिटलाइज करने की बात हुई, तो इससे क्या फायदा अब बैंकिंग सेक्टर्स को क्या मिला इस बजट में? देखिए, जहां तक कि बैंकिंग सेक्टर्स की मैं देख पा रहा हूँ उस बजट के हिसाब से, तो बैंकों को उतना कुछ खास, इतना मतलब मैं बोलूंगा नहीं इतना कुछ खास ये बजट रहा है बैंक के लिए। लेकिन हाँ, जहां तक अगर मैं बोलूं, एलआईसी का आईपीओ आप देख रहे हैं कुछ दिन में रिलीज होने की बात हुई, जब बैंकिंग सेक्टर की बात आई तब फाइनेंस के लिए। और डाकघरों को यानी पोस्ट ऑफिसों को बैंक के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि अब पोस्ट ऑफिस और बैंक आपस में लेन-देन कर सकते हैं। यानी कि जैसे फंड ट्रांसफर आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। जैसे पहले अगर मैं गलत ना हूं तो पहले डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता था बैंक द्वारा, अगर पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा का ट्रांसफर करना है और पोस्ट ऑफिस से वापस अगर बैंक में कोई पैसा ट्रांसफर करना है, तो एक डिमांड ड्राफ्ट इशू होता था। फिर वो डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस चेक होता था, तब काफी लंबी थोड़ी प्रक्रिया हो जाती थी। लेकिन जब अगर एनईएफटी या फंड ट्रांसफर आईएमपीएस अगर ये इनेबल हो जाता है, जो कि आने वाले साल में, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा है, वैसा होना तो चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो काफी इजीली अगर हम देखें तो फंड की फ्लो इन दोनों सेक्टर्स में आ जा सकती हैं। और आपने एक और चीज ध्यान दिया होगा, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है। सीबीएस उनमें भी किया जाएगा, यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन हर एक डाकघर में हो जाएंगे। तो अब ऐसा भी नहीं रह गया कि आपको बैंक के काम के लिए सिर्फ बैंक ही के आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। हो सकता है अब आपको पोस्ट ऑफिस में भी अब आप बैंक का सारे काम कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आप एक और चीज मैंने उनकी एक और लाइन पढ़ी थी कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर सारे पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर इंडिया डिजिटल हो जाएंगे। और एक और चीज मैं इस पे एक वो भी कह सकता हूँ कि 75 जिलों में 75 शायद डिजिटल यूनिट्स बैठाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों को फिजिकली जाना कम पड़े, घर बैठे ही वो अपने काम कर सके डिजिटली। सारे काम अब फोन पे हो जाएंगे। वहीं मैंने जो फिर आपको स्टार्टिंग में कहा था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा रही है। अगर होता है तो एक चीज मैं बता सकता हूँ, इंडिया को आप मान के चल सकती हैं डिजिटल रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा ये एक रिफॉर्म तैयार होगा। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है in the form in the line of digitalization। जी सर आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा। आपको यहाँ पे एक चीज और गौर करना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस को डिजिटलाइज करने से किसको फायदा होगा। हमारे उन किसान भाइयों का, किसान परिवार का, जहां से कि हम लोग बिलोंग करते हैं, और कॉमन पब्लिक का। तो मैं तो पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको इंटर रिलेट कर दिया जाए, सीबीएस से जोड़ दिया जाए। 2022 हमारे के छोड़ने का कहा है इन्होंने। यस 2022 के इस अंदर में ही कर लेंगे, इस साल के एंड तक, जैसा कि हाँ, मतलब एफएम ने कहा है। एफएम ने कहा है, और आई होप कि ये हो जाए। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। जैसे पहले कोई यूपीआई का नाम नहीं जानता था, आज 10 रुपए का पेमेंट भी पेटीएम से हो रहा है। दुकानदार के पास चिल्लर नहीं होता था, आज वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो हम लोगों के लिए ये समय जो है, जो 21st सेंचुरी स्किल है, ये शायद इंडिया का रहने वाला है, और इंडिया का रहेगा अगर यहाँ की जो टैलेंट पूल है उसको अच्छे से नर्चरिंग किया जाए, जो बजट में लाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और कंट्री को बिना कोई बाधा का आगे बढ़ाया जाए। जी स्वाति जी। बिल्कुल, आपने जो कहा था, मैं इसमें कुछ एक और पॉइंट में ऐड करूंगा। देखिए, बात वही हो जाती है। हम देखते हैं कि काफी कुछ चढ़ के आता है, बट धरातल पे उतरने वाली बात हो जाती है। हम देख रहे हैं जहाँ तक यही हम करेंगे कि धरातल पे ही जितनी चीजें आज बोली गई है, जितने चीजें आज मतलब उन्होंने फोरकास्ट किया है आगे के बजट के लिए, ये सब धरातल पे उतरे। काफी अच्छा लगेगा अगर ऐसा उतरता है, तो मतलब काफी अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। जी, चीजें आके यहीं पे रुक जाती है कि पेपर पे कुछ और होता है, और अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आए तो चीजें बहुत अलग हो जाती है। ठीक है संतोष जी, मैं आपसे ही
कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के भी आज बात हुई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो सरचार्ज है वो 7% से घटा करके आपको 12% से घटा करके 7% पे लाया जाएगा। यानी 12% से घटा करके 7% पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को के सरचार्ज को लाया जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या और इस पे सरचार्ज जो है ये चीज क्या है? ओके, देखिए ऐसा है ना कि अगर आप किसी भी प्लांट को बनाने के लिए जाए, बिजनेस में है, किसी इंडस्ट्री को आप लगाने के लिए जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इक्विपमेंट लाना है, मशीनरी लानी है, प्लांट बनाना है। सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन तो वही है। तो इस गवर्नमेंट का एक फोकस है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करें। अब वो बूस्ट कब होगा? उसके लिए बिजनेस का लगना बहुत जरूरी है। हम इतने अच्छे अच्छे रोड बना रहे हैं, इसका काम क्या है अगर बिजनेस ही ना आए हमारे पास? तो बिजनेस, अब एक तरफ तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का प्लान रखा गया है, 5G लॉन्च करने का प्लान रखा गया है, डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है। ये अधूरा रह जाएगा अगर बिजनेसमैन का मोरल को हम हाई नहीं करते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट भी टैक्स कई प्रकार के चार्ज करता है। हम इसको सिंपल समझते हैं, एक डायरेक्ट हो गया टैक्स जो आप इनकम टैक्स देती हैं, दूसरा टैक्स हो गया जब आटा दाल चावल आप बाहर से खरीद के लाती हैं ना, उस पे भी आप टैक्स देती हैं जी। और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज सरचार्ज भी लगते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जो परसेंटेज सरचार्ज था जो 12 से 7 किया गया है, जो डेटा आप दे रही थी अभी, उसका मोटिवेशन ये है कि हम बिजनेसमैन को मोटिवेट करें कि भैया आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करो। अगर आपका एक प्लांट है तो 3 प्लांट क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाओ ना, तुमको तो हम टैक्स में बेनिफिट दे ही रहे हैं। मैं बिजनेस के सेगमेंट में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इट इज अ प्रोसेस। यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस लगाया गया है जहाँ पे कि बिजनेसमैन को मोटिवेट किया जा रहा है, भाई आप आओ हमारे साथ, जो बाहर के लोग हैं वो भी आओ। आपने सुना होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स पे भी कुछ ये दिया गया, रिलैक्सेशन, छूट दिया गया जी, छूट दिया गया है। तो देयर आर वेरियस थिंग्स और इन सब का कंबाइंड इफेक्ट आपको आज नहीं दिखेगा, ये सबका कंबाइंड इफेक्ट आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद दिखेगा। जरूरत किस चीज की है? चीजों को धरातल पे लाके उतारने की जरूरत है। जी स्वाति जी। जी जब हम धरातल की चीजें की बात जब हम बजट को लेकर के बात करते हैं तो बजट को राज्य और जो सेंट्रल सरकार होती है इन दोनों को लेकर के एक बराबर होकर चलना पड़ता है। तो सेंट्रल ने कहा कि राज्यों को जो कर्ज दी जाएगी उसको उस पे ब्याज मुफ्त की जाएगी, ब्याज नहीं कटेगा। कर्ज आप लेंगे तो उस पे ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें आज के जो बजट में राज्यों को कितना मुनाफा हुआ, राज्यों के लिए क्या किया गया है? जी देखिए, और एक चीज, ये बजट जो कर्ज दिया जाएगा उस पे कोई ब्याज नहीं कटेगी, तो इससे कोई कुछ घाटा आपको नहीं दिख रही है? देखिए ये मैं अगर देखूं आखिर लास्ट बजट में भी 2021 के बजट में भी तो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे हमारे हर एक राज्यों को, और इस बजट में आपको उसको बढ़ा के तकरीबन 1 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो देखिए अगर मैं ये अगर बात देखता हूँ राज्यों की तरफ से, तो राज्यों को भी कुछ मतलब आपको लोन देना पड़ता है एज अगर गवर्नमेंट में आप हैं, तो आपको राज्यों को भी तो मदद करना पड़ता है। उनके पास तो भी उतने रिसोर्सेज होते नहीं है कि हर एक राज्य के पास तो उतने रिसोर्सेज होते नहीं है जो अपने खुद के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें। तो आपको एक एज अ लोन देना पड़ता है और उन लोन पे उस छूट की जरूरत पड़ती है। हमारे मतलब कई राज्यों को छूट की वो जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये राज्य ताकि एफिशिएंटली काम कर सके, कई बार राज्यों को शिकायत रहती है कि हमें कम रुपए आवंटन किए गए, हमारे लोन इतने इशू होने चाहिए थे, इतने नहीं हुए। तो जी हाँ, उसी की कमी को दूर करने के लिए उन लोगों ने आई थिंक इस पे और इंटरेस्ट फ्री लोन तकरीबन हर बजट में ही इंटरेस्ट फ्री लोन हमने देखा है कि स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन से अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो ऑब्वियस बात है इसको रोक दिया गया होता कब का। लेकिन हाँ चलिए अलग बात है, इस बार लास्ट बार अगर 12,000 था, इस बार 1 लाख करोड़ किया गया।
जी, यही है और क्या। जी जी। संतोष जी, इस बार हमने देखा कि स्टार्टअप को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी। स्टार्टअप पे को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार कर रही है, स्टार्टअप पे भी ज्यादा जोर दी जा रही है। तो आप बताइए कि स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या फायदा रहा है, उनको आप कैसा देख सकते हैं कि इस आज के बजट में स्टार्टअप के लिए क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इसमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। इसीलिए मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट, कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा। इन 2021 इंडियन स्टार्टअप ने 42 यूएस डॉलर जो है 42 बिलियन यूएस डॉलर रीच किया है, जबकि प्रीवियस ईयर्स में 11.5 था, यानी लगभग 4 गुना का ग्रोथ वहां पे मिला। एक रिपोर्ट कहता था, इंडियन टेक यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2021, ये कहता है कि अगर आपका 1 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन होता तो आप यूनिकॉर्न बन जाते हैं। तो लास्ट ईयर 46 था, अभी 90 है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का आज के डेट में तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है। पहला यूएस 487, चाइना 301, यूके 39 एंड इंडिया बीच में आ गया 90। यानी देखिए थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप भी काफी है। और यहाँ का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है ना, वो लगभग 60,000 स्टार्टअप आज के डेट में हमारे पास, और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ मिल रहा है वो 12 से 15%। और इसमें से 8,000 से 9,000 जो लोग स्टार्टअप है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये डेटा देके मैं आपको बताना चाहा कि इंडिया में स्टार्टअप के लिए एक कल्चर बिल्डअप होना कितना जरूरी है। नो डाउट इसमें बहुत सारे स्टार्टअप को दिक्कत होती है, फेल होते हैं, बट उसके लिए भी एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव लिया गया है बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी, लाइक बड़ा बिजनेस के द्वारा भी। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे हम आते हैं कि अगर आपने बिजनेस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पहला चीज लॉन्च किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। पहले था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाउ इसको सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है। अगेन फाइन पेपर आएगा तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे क्या है। और ईज ऑफ लिविंग टू बी लॉन्च्ड अंडर अमृतकाल, ईज ऑफ लिविंग भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। 5G के बारे में डिस्कस हो चुका है। 1 लाख करोड़, जिसको कि मृत्युंजय जी ने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, इन्वेस्ट किया जाएगा इकोनॉमी में, जो कि डिमांड है अभी पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी स्वैपिंग का स्कीम आ रहा है, बैटरी स्वैपिंग का पॉलिसी। अभी देखिए, आप जाएंगे बैटरी चार्ज करेंगे फिर आगे जाएंगे, भाई जर्नी का तो मजा खत्म, समय भी गया जितना भी जाए, लेकिन गए उसको बैटरी दिए, वो आपने दूसरा बैटरी लिया चल दिया। तो बैटरी स्वैपिंग का स्कीम आ रहा है। देखिए एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, जितने भी बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, पैसा आखिरकार कहाँ से आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द प्राइवेट प्लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% बढ़ाया और 7.5 लाख करोड़ कर दिया है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, एक स्टार्टअप के लिए टैक्स इंसेंटिव मिलता है उनको, कि अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं तो आपको हम टैक्स में छूट देंगे। क्यों? ताकि उनको हम मोटिवेट करें। वो भी 1 साल तक बढ़ा दिया गया है, 2021 से 2022 कर दिया गया है कि 31 मार्च 2022 के लिए तक अगर अपना स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं आप, तो आपको वो इंसेंटिव मिलेगा। और इसी पे मैं ऐड कर दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, अगर आप टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको IMB से सर्टिफाई भी होना पड़ेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको एक्सपेडाइट करिए, समय बहुत कम है। देन रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग ऑफ MSME परफॉर्मेंस, रैम्प प्रोग्राम लाया गया है। 6,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया है 5 साल के लिए। एक स्पेशल कमिटी बनाई जाएगी जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको स्केल अप कैसे किया जाए, क्योंकि 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है लास्ट 1 ईयर में। कोरोना के समय में लॉन्च हुआ था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECGLS। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू मार्च 2023, और ये 50,000 करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक का काम इस पे होगा। आप वो बजट एलोकेट कर दिया गया है। तो मेरे कहने का यहाँ पे अब एक सेंस ये है, ये जो सारे मैंने डेटा आपको बताया, मे भी बहुत बड़ा बड़ा फिगर आपको लग रहा हो,
मैंने इसीलिए शुरू में बताया था कि ये गवर्नमेंट ने जो ये क्योंकि आनंद महिंद्रा जी का भी कमेंट आ चुका है इसके ऊपर, बायोकॉन के जो ये उनका भी कमेंट आ चुका है इनके ऊपर कि ये 90 मिनट के स्पीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट बजट का स्पीच अभी रहा है, ये शायद सबसे इंपोर्टेंट बजट साबित होने वाला है हमारे देश के इतिहास में। जी स्वाति, यानी ये बजट ऐतिहासिक होने वाला है। जी, मेरा पर्सनल तो यही ख्याल है, ये ऐतिहासिक बजट है। जी, तो बजट में किसानों के ऊपर और स्टार्टअप वगैरह के ऊपर हर एक सेक्टर पे बात हुआ। अब युवा, क्योंकि यूथ पे भी बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो यूथ से ही है। तो मृत्युंजय जी, आप ये बताइए कि ये बजट कैसा नौकरी देने वाला बजट है या नहीं, आमदनी बढ़ाने वाला ये बजट आपको दिख रहा है या नहीं? जी, जैसा कि संतोष जी ने कहा था अभी कि क्रेडिट एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन जो बढ़ाने की बात हुई थी अभी फिलहाल 2023 तक कर दिया गया है। देखिए, इसमें एक और चीज आपने अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो उन्होंने कहा कि PLI यानी कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो था उसकी वजह से अगर हो रहा है तो आप देखिएगा उसकी वजह से 60 लाख जॉब्स 60 लाख जॉब अगले 5 साल में क्रिएट होंगे। वो सक्षम है क्रिएट करने के लिए। तो एक चीज आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये सिर्फ सरकार अपनी नौकरियां की नहीं बात कर रही है यहाँ पे। सरकार यहाँ पे जो अपकमिंग आते हुए जो निवेश देख रही है उसको देख के वो इन नौकरियों के पद के एक एस्टिमेट लगा के वो बता रही है। और इसके अलावा एक और चीज उन्होंने लिखा था 30 लाख अन्य नौकरियां जिसके साथ साथ वो स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि स्टार्टअप अगर होगा ऑब्वियस सी बात है उससे आपको कुछ ना कुछ इन दूसरों को भी, एक स्टार्टअप से तो एक बंदे को सिर्फ मतलब एक जो स्टार्टअप कर रहा है उसको तो सिर्फ फायदा नहीं हो रहा है। अगर कोई स्टार्टअप करेगा तो उसे भी कुछ कोई एम्प्लॉय चाहिए ही होंगे जी। तो वहां भी तो नौकरी मिल रही है, वहां भी तो आपको रोजगार मिलेगा ही। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो इन्होंने फोकस किया है और इसमें सीधा सीधा आत्मनिर्भर भारत का एक जो उनका कहने का जो तात्पर्य था वो साफ साफ यहाँ झलक रहा था कि अगर आप खुद ही अपना जॉब क्रिएट करने का कोशिश करें, जो स्टार्टअप करेगा वो नए जॉब क्रिएट करेगा। अगर नया जॉब क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पीछे होंगे जो स्टार्टअप करने में सक्षम नहीं है उन्हें जॉब मिलेगी, जिनकी स्किल्स के हिसाब से उनकी जॉब मिलेगी वहां पे। जॉब के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यही है यहाँ इस ओवरऑल इस पे निकल के आया है। जी जी, तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए आज के डेट में ना जो खासकर हमारे स्टेट में जो नौकरी के प्रति क्रेज है कि नौकरी नौकरी नौकरी, सिक्योरिटी 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 चाहिए, यहाँ पे मेरे को जो पर्सनली लगता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे लॉन्च कर देना चाहिए। आज के डेट में एंटरप्रेन्योर, जैसे हम कंप्यूटर पहले नहीं सिखाते थे, हमें याद है बिहार बोर्ड में इंग्लिश जो पढ़ाया जाता था वो 6th-7th के बाद पढ़ाया गया है। 10th में इंग्लिश में पास होना जरूरी नहीं था। बट अब समय बदल रहा है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन देना पड़ेगा क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भरना पड़ेगा जॉब करने के अलावा भी कुछ है हमारे पास करने के लिए। बहुत सारे युवा निकल के आए हैं बिहार से भी, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से भी, जो काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो टैलेंट है, उनको नर्चर करना है, इकोसिस्टम देना है, एनवायरनमेंट देना है और एक लेवल से ऊपर उठकर बात करनी है। जी स्वाति जी, अब संतोष जी आपसे ही मैं बोलूंगी कि बड़े ही 2-3 पॉइंट में आप बता दीजिए कि ओवरऑल बजट आप कैसा देख रहे हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस बजट को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे तो आप कितना मार्क्स दीजिएगा? ओके, देखिए मैं एकदम सिंपल शब्दों में इसकी बात करता हूं। इस बजट में हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप बात करें हेल्थ सेक्टर की, चाहे आप बात करें एजुकेशन, रेलवे, सब कुछ के लिए कुछ ना कुछ अलॉट किया गया है। कहीं ना कहीं बैलेंस करने का कोशिश किया गया है। बिजनेस, किसी भी देश का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बिजनेस होता है। कितना सर्विस एंड गुड्स हम जनरेट करते हैं,
तो उस पे काफी फोकस किया गया है। डिजिटलाइजेशन पे काफी अच्छा एफर्ट देने का कोशिश किया गया है। काफी अच्छा बजट है। मैं इसको 10 में से 8 नंबर अपने हिसाब से देता हूँ, 80%। जी जी। तो संतोष जी आप तो 10 में से 8 दे रहे हैं। अब मृत्युंजय जी आप बताइए कि आप बस 2-3 वर्ड की पॉइंट्स में आप पॉइंट आउट करके बता दीजिए ओवरऑल बजट आप कैसा देख रहे हैं और अभी कितने मार्क्स अगर आपको बोला जाए 10 आउट ऑफ 10 देना हो तो आप कितना दीजिएगा? जी देखिए, अगर मैं एक मतलब इंडिविजुअल की तरफ से देखूं तो काफी लोग को अगर मैं देखता हूं तो काफी लोग आज निराश भी दिखते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं उतरा बजट। काफी लोग सोच रहे थे कि टैक्स स्लैब में डिडक्शन आएगी, कुछ ना कुछ अलग सरकार मिडिल क्लास को कुछ अलग देगी, लेकिन नहीं। चलिए ठीक है, एक बात को जैसा कि संतोष जी ने कहा था, अगर आपको आगे विकास चाहिए तो कुछ कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो उसका वहीं अगर कड़वा घूंट अगर मान के अगर हम चलते हैं तो मैं देखिए मैं इस को 7.5 नंबर जरूर देना चाहूंगा। 75% मैं देता हूँ इसको, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपेक्टेशन अगर एज अ बैंकिंग के भी हमारा भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि बैंक को भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंट दिया जा सके, कुछ आई मीन कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए नया, तो इन्फ्यूजन किया जा सके। तो ये काफी अच्छा था कि एक बैलेंस्ड और एक होलसम बजट क्रिएट करने का कोशिश किया गया है, जिसमें ना ही किसी को एक तरफ से लोगों को खुश किया जा रहा है, ना ही ज्यादातर लोगों को नाराज करने की भी कोशिश की गई है। जैसा कि आप एक और चीज देख सकते हैं, डिजिटल, जैसा कि संतोष जी ने कहा था, डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। माफ कीजिएगा, जी कोई बात डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया गया है। दूसरा, नौकरी पे भी थोड़ा बहुत फोकस है, स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा फोकस है, ताकि इंडिया को मतलब एक नया मुकाम पे पहुंचाया जा सके। तो मैं तकरीबन 75% इसी बात पे मैं 75% देना चाहूंगा। और हाँ, इस साहस को मैं ज्यादातर मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर ये ऐसा होता है, अगर यूपी या फिर इन साइड का जब इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा इन 5 राज्यों का जब इलेक्शन होता है और जब बजट आता है, तो ज्यादातर ये एक लुभावना बजट क्रिएट किया जाता है। लेकिन उस बजट को भी उसको भी दरकिनार करते हुए अगर कोई एक बजट क्रिएट करता है जो कि एक पॉपुलस बजट ना हो के देश के लिए अगर क्रिएट किया जा रहा है अगर बजट, उसके लिए मैं इसको जरूर 75% नंबर पूरे देना चाहूंगा। जी जी यानी हमारे दर्शकों को बड़े ही आसान शब्दों में अब लग रहा है कि बजट समझ आ गया होगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग निराश थे बजट को लेकर के कि टैक्स में कोई छूट नहीं था। तो अब आप अगर संतोष जी और मृत्युंजय जी की बात अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको अपना फ्यूचर, अगर आप लॉन्ग टर्म को लेकर के चले तो आपको एक कड़वा जो घूंट है वो अभी पीना होगा। और जैसे कि मृत्युंजय जी ने और सर ने भी संतोष सर ने भी कहा कि इलेक्शन है 5 राज्यों में, उसको देख करके भी ना ही कोई लुभावना वादा किया गया, ना ही कुछ ऐसा दिया गया कि ओहो अब तो अब सरकार ने ऐसा बजट दिया हमारे लिए फायदा है, चलो हम इसी सरकार को वापस लाते हैं। तो ये चीज को दरकिनार रखा गया और दरकिनार रख के सरकार ने देश के लिए क्या है, कंट्री के लिए क्या है, कंट्री के लिए कितने फायदेमंद है, देश के लिए कितने फायदेमंद है, इसको देखा गया। तो संतोष जी आप और मृत्युंजय जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझाया, हमें ये समझाया कि बजट ओवरऑल कैसा रहा है, बजट कैसा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।